नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। और दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं जीपीएफ यानी सामान्य भविष्य निधि और पेंशन धारकों की क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से हम उनका निदान कर सकते हैं। और जब हम समाधान की बात करते हैं तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे बगल में बैठे हैं पवन कुमार जी। पवन कुमार जी हैं सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, एजी ऑफिस, हिमाचल प्रदेश से। हम इनका भी स्वागत करेंगे। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उन्हीं की बगल में बैठे हैं राजेंद्र चंदेल जी। राजेंद्र चंदेल जी हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, एजी ऑफिस, हिमाचल प्रदेश। इनका भी हम स्वागत करेंगे। सर, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज हम जीपीएफ और पेंशन धारकों की क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से हम उसका समस्याओं का निदान कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी करे, सरकारी नौकरी में आए। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जो सरकारी नौकरी के साथ जो पर्क्स होते हैं, चाहे हम पेंशन की बात करें, हम जीपीएफ की बात करें या और पर्क्स की बात करें, तो ये भी एक मोटिवेशन होती है कि लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले पवन कुमार जी से जानने वाला हूँ, हमारे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, एजी ऑफिस, हिमाचल प्रदेश से। सर, जब हम पेंशन की बात करते हैं, एक कर्मचारी को पेंशन देने का कारण क्या है? हर चीज जो ये पेंशन है ना, ये जो पेंशन किसी भी कर्मचारी के या कर्मी के उसके सेवा काल का वो अंश होता है, वो वेतन का वो अंश है जो कि उसको सेवा काल के दौरान ना देकर उसको उसकी रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है जी, ताकि उसको सर्विस सिक्योरिटी के लिए आगामी जीवन को सम्मान पूर्वक व्यतीत करने के लिए जी, एक पेंशन या एक वो राशि प्राप्त होती रहे। जी। सर, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष सर्विस में देता है, मैं इसको ड्यूटी नहीं कहूँगा, मैं सर्विस कहूँगा, सर्विस में देता है, तो वो हकदार होता है कि जब हम एक बुढ़ापे की बात करते हैं, और जैसा आपने कहा कि सोशल सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर इस युग की जब हम बात करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी होना भी ज़रूरी है। चंदेल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, पेंशन के बारे में तो सर ने जिक्र किया ही, जीपीएफ यानी सामान्य भविष्य निधि का एक खाता होता है, तो इस बारे में बताइए, जो जीपीएफ है ये है क्या और किस प्रकार से कर्मचारी के लिए ये लाभदायक होता है? सर, जीपीएफ एक सामान्य भविष्य निधि खाता है। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी 15/5/2003 से पहले सरकारी सेवा में आ गए थे, या अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 मई 2023 के बाद भी ओपीएस लागू कर दी गई है, तो उससे पहले क्या होता था कि जो भी सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में आता था तो उसे जीपीएफ खाता संख्या आवंटित किया जाता था, जो कि जिसमें कि उसे 1 वर्ष की सेवा के बाद अनिवार्य रूप से उसमें अपनी सामान्य भविष्य निधि की राशि को उसकी पे में से कटौती करके उसमें जमा कराना होता था। उसमें सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या जो है महालेखा कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें डीडीओ के द्वारा कम से कम 6% और अधिकतम बेसिक पे प्लस डीए उसमें वो कटौती करवा सकता है। चंदेल साहब, जब हम खाते की बात करते हैं, जीपीएफ की बात करते हैं, सामान्य भविष्य निधि की बात करते हैं, ये और एक अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें या एफडी की बात करें, उससे किस प्रकार से अलग है ये? सर, ये इस प्रकार से लगी कि जो एफडी की अगर आपने बात की, तो एफडी में तो क्या होता है कि एक निश्चित राशि आप एक निश्चित राशि एक बार में आप जमा करवाएंगे और निश्चित समय के लिए वो होगी। और सेविंग में क्या होता है कि आप अपनी इच्छा से जो आपकी सेविंग होती है उसमें आपको जमा करवा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और जो जीपीएफ खाते की जहाँ तक बात है, जीपीएफ खाते में कर्मचारी के वेतन से प्रत्येक माह एक बार ही अंशदान किया जा सकता है, और उसमें से वो राशि को आहरित भी कर सकता है। तो जैसे सेविंग में जैसे क्या होता है कि आप बैंक में जाके महीने में 2 बार जमा करा सकते हैं, 3 बार भी जमा करा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो जीपीएफ खाते में ऐसा नहीं है। जीपीएफ खाते में आपको अपने डीडीओ को लिख कर देना है, तो आप एक निश्चित राशि होगी जो आप उसमें सब्सक्राइब करेंगे, तो उस राशि को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखित में उसको डीडीओ को सूचित करेंगे, तो उसके बाद वो डीडीओ जो है वो 1 साल में 2 बार उसको एनहेंस कर सकते हैं आप, और 1 बार जो उसको कम कर सकते हैं। जी, यहाँ मैं पवन कुमार जी को भी जोड़ना चाहूँगा। सर, आप वरिष्ठ लेखाधिकारी हैं। जब हम पेंशन की बात करते हैं, मैंने शुरुआत में जिक्र भी किया कि लोगों का जो मकसद ही होता है इस गवर्नमेंट जॉब में आने का, वो होता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आपका बुढ़ापा सिक्योर हो जाए, और जो पर्क्स उसके साथ होते हैं। तो जब एक व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो पेंशन के अलावा भी क्या उसको कोई बेनिफिट्स दिए जाते हैं? हर जी, उनको जो सेवा लाभ हैं, ये पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, उसमें 3 चीज़ें आती हैं जी। एक तो उनकी मंथली पेंशन्स, दूसरा उनके होते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुटी, और तीसरी होती है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जी। जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, जो उनकी पेंशन है उसका एक अंश जो होता है 40% अधिकतम के रूप में उनको लमसम के रूप में दे दिया जाता है, और जिसकी कटौती 15 साल तक, आगामी 15 साल तक होती रहती है जी। और जो ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी भी
इस तरह एक उसका एक फार्मूला है जो कि एक काफ़ी अच्छी एक राशि जो उसको दे दी जाती है। जी, मतलब कहीं ना कहीं बुढ़ापे की हम बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए पेंशन और उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे पर्क्स हैं, ग्रेजुटी का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, ग्रेजुटी हो गया और उसके कम्पिटिशन, वो अपनी पेंशन में से अपना 40% अमाउंट जो कि कम्यूट करवा सकता है जी, और उसके बाद उसकी धीरे धीरे मासिक रूप से उसकी आगामी 15 साल तक उसकी जो है उसको रिकवरी होती रहती है जी। और इस तरह उसके सेवा लाभ में 3 उसको बेनिफिट ये मिलते ही हैं। एक उसकी मंथली पेंशन होगी और अगर उसने कम्यूट करवा लिया है उसमें से देन कम्यूट वैल्यू के बाद जो उसके रेस्ट ऑफ द पेंशन प्लस उसके ऊपर डीए, पूरी के ऊपर जो डीए लगेगा वो तो मिलता ही है उसे, हम रिलीफ इन पेंशन कहते हैं। एक उसकी ग्रेजुटी होगी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी। तो ये कुल मिला के ये 3 उसके लाभ जो हैं जो कि जिसे हम पेंशनरी बेनिफिट्स बोलते हैं। जी, इसमें सर पवन जी ने जो पेंशन और कॉम्पिटिशन और ग्रेजुटी के बारे में बात की, इसमें एक बात बहुत ही जो आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिशन से जो रिकवरी की जाती है वो सिर्फ पेंशन से ही की जाती है। यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है 15 साल से पूर्व ही, तो फैमिली पेंशन में से कॉम्पिटिशन की रिकवरी नहीं होती है। जी, और जब हम कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, हम पेंशन की बात करते हैं, पवन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई एलिजिबिलिटी भी होती है जब पेंशन नियत की जाती है और कैलकुलेट कैसे की जाएगी पेंशन? जो एलिजिबिलिटी है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने कम से कम 10 साल की रेगुलर सर्विस की है जी, वो पेंशन का हकदार बन जाता है। और जो उसकी पेंशन की कैलकुलेशन है बहुत ही सरकार के नियम जो है सरल कर दिए गए हैं। जो उसकी लास्ट पे होती है उसका हाफ जो है वो उसकी पेंशन है। जी, और सर जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, आपने जिक्र किया कि जो 10 साल की मिनिमम जॉब उसमें रिक्वायर्ड होती है, तो जब हम पेंशन की जिक्र करते हैं, हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बात करते हैं जो भी होने वाले हैं हाल फिलहाल में, चाहे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, उनको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेडी रखने की ज़रूरत है? और ये मैं चाहूँगा कि चंदेल साहब आप इस बारे में बताएं। सर क्या होता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी जब भी सेवानिवृत्त हो रहा होता है तो उसे चाहिए कि वो 6 महीने पहले ही जो भी निर्धारित फॉर्म होते हैं पेंशन के लिए, जैसे उसने कॉम्पिटिशन करना है तो फॉर्म 1 और उसके अलावा जो फॉर्म 3, फॉर्म 5 और फॉर्म 7 जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो वो फॉर्म 3 और 5 कर्मचारी द्वारा भरा जाता है और फॉर्म 7 जो है उसको डीडीओ वेरीफाई करता है। तो ये फॉर्म यदि 6 महीने के अंदर हम मेजी महालेखा कार्यालय में आ जाते हैं पूर्णतया भरकर, तो किसी भी हालत में हमारा कार्यालय का प्रयास रहता है कि सेवानिवृत्ति से पहले ही उसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी कर दिया जाए, पीपीओ जिसके आधार पर उसको सेवानिवृत्ति होने के फौरन बाद उसको पेंशन जारी कर दी जाए, पेंशन उसको शुरू हो जाए। जी, चंदेल साहब जीपीएफ की जब हम बात करते हैं या जीपीएफ खाते की हम बात करते हैं, आपने कहा कि वो भी आपके भविष्य को सिक्योर करने के लिए एक कदम होता है। पेंशन तो होती है और ग्रेच्युटी और कॉम्पिटिशन जैसा सर ने बताया, पवन जी ने। जब हम जीपीएफ खाते की बात करते हैं तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है और आप मिनिमम और मैक्सिमम कितनी डिडक्शंस करवा सकते हैं? सर आपने 2 प्रश्न किए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सर जहाँ तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भारत सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो हर क्वार्टर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जारी करता है नोटिफिकेशन उसके लिए। तो अगर आज की बात करें तो इस वक्त 7.1% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जीपीएफ पे मिल रहा है। तो हर क्वार्टर में वो गवर्नमेंट जो उसको चेंज करती है, तो जो भी नोटिफिकेशन होता है उसके आधार पे हम जीपीएफ पे इंटरेस्ट उसको देते हैं। और दूसरा आपने कहा कि वो कितना मैक्सिमम कटौती कर सकते हैं, तो जहाँ तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बात है तो अपना बेसिक पे ही मैक्सिमम कटवा सकते हैं और मिनिमम 6% कटवाना उनको आवश्यक होता है। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की बात है तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की हुई है जिसमें वो बेसिक पे के साथ साथ मैक्सिमम बेसिक पे प्लस डीए जीपीएफ में अंशदान कर सकते हैं। और मिनिमम का जो है वो 6% ही है सभी के लिए, वो चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी है या चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी है। जी, चंदेल साहब इसमें मैं और करना चाहूँगा, हमारे जो भी पिछले विगत कुछ 1-2 साल से पूर्व के रूल थे, उन आयकर नियमों में एक अधिसूचना ऐसी हुई थी कि किसी भी अभिदाता की जो साल की जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है, अगर वो 5 लाख से ज़्यादा वो राशि बढ़ जाती है जी, तो वो उस 5 लाख से बढ़ी हुई जो राशि है वो इनकम टैक्स के लिए काउंट होगी। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है कि डीडीओ को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया है कि किसी भी केस में किसी भी जीपीएफ सब्सक्राइबर की जो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो डीडीओ को ये इंश्योर करना है अपने स्तर पर। जी, तो इसी तरह राज्य स्तर पर राज्य सरकार में भी मामला लाया गया,
तो यदि वो 5 लाख से बढ़ती है जी, तो हमारा जो कार्यालय उस बढ़ी हुई राशि में कितना, जो राशि कितनी है जिसके ऊपर वो, जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा विच वुड बी काउंटेबल फॉर इनकम टैक्स पर्पस, ये भी सब्सक्राइबर को जो एनुअल जीपीएफ से स्लिप जाती है जी, उसमें वो दर्शाया जाता है। जी जी। पवन जी, जब हम बात करते हैं पेंशन की और आपने जिक्र किया, आपने जीपीएफ के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो 5 लाख की एक जो लिमिट है, हाँ अगर वो जी, क्रॉस होती है तो किस threshold प्रकार से कार्य किया जाता है। क्या पेंशन रिवाइज भी की जाती है, और इस बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्या कोई एज का भी क्राइटेरिया होता है कि हम देखते हैं कई बार लोग सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं या सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स से ऊपर हो जाते हैं, तो कुछ उसमें रिविजन्स की जाती हैं? हर साल जो पेंशन का संशोधीकरण या रिवीजन है, ये कई बार कई कारणों से होता है। सबसे पहले तो है कि किसी की रिवीजन, मान लो उसकी लास्ट में जाके उसकी कोई प्रमोशन बैकडेट से होनी थी, जो कि बाद में उसकी सेवानिवृत्ति के बाद में इंप्लीमेंट हुआ है, जिसके कारण पुनः वो मामला जो होता है पेंशन का, जो कि ऑलरेडी हमारे कार्यालय द्वारा सेटल हो गया था, महालेखाकार द्वारा सेटल हो गया था, पुनः उसका जो डीडीओ है, उसका जो विभाग है हमारे को भेजता है, और इसकी जो एंट्रीज होती है सर्विस बुक में करके, और ये भेजता है कि इन कारणों से उसकी पे रिवीजन हुई है, उसकी वेतन वृद्धि हुई है, उसे एक इंक्रीमेंट लगी है, या उसकी प्रमोशन हो गई है, तथा इस प्रकार उसका मामला पुनः उसकी रिवीजन कर दी जाती है, संशोधन कर दिया जाता है। उसकी पेंशन और पेंशन जो लाभ है, पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, उनको रिवाइज कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जब भी हमें कोई पे स्केल वगैरह होता है, तो पे स्केल रिवाइज होते हैं, उसमें 4-5 साल बाद इम्प्लीमेंट होते हैं, उनके कारण भी उनकी पेंशन की रिवीजन कर दी जाती है जी। तो ये कारण रहते हैं। और कुछ चंदेल साहब? इसके अलावा सर उम्र के साथ भी, जैसे 65 साल, 70 साल, 75 साल, उसमें भी सर उस हिसाब से भी उसमें 5%, 10% और 15%, 20% तक उसमें हाइक होती रहती है। और जैसे ही कोई कर्मचारी 100 वर्ष का हो जाता है तो उसे उसकी डबल उसको पेंशन मिलती है जी। और हमारे तो जो हमारे दर्शक हैं, हम तो यही कहेंगे कि अब जो भी आप पेंशन धारक हैं, आप 100 ज़रूर लगाएं, सेंचुरी ज़रूर लगाएं। यहाँ इंडियन टीम भी सेंचुरी लगाती है, आप लोग भी सेंचुरी लगाएं, तो ताकि आपकी पेंशन जो है वो डबल हो जाए। चंदेल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, ओपीएस एनपीएस के बारे में बड़ी चर्चा होती है, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। अब हम देख रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम से लोग मर्ज कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो जो उनके जो पेंशन है वो किस प्रकार से निर्धारित होगी, इस बारे में थोड़ा आप डिटेल में हमें बताइए। सर ओपीएस और एनपीएस की जहाँ तक बात है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले क्या था कि 15/5/2003 तक जो भी सरकारी कर्मचारी सेवा में थे उनको ओपीएस लागू हुई थी, और 15/5/2003 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको एनपीएस लागू हुआ था। तो एनपीएस में क्या था कि एनपीएस में एक निश्चित राशि उनके वेतन से कटौती होती थी, और उतनी ही राशि सरकार के द्वारा उसमें अंशदान किया जाता था, और उसको राशि को जो एनएसडीएल के द्वारा किया जाता था, उसको मार्केट में किया जाता था, और उसके आधार पर मार्केट के हिसाब से एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन निर्धारित की जाती थी, जो कि ओपीएस के मुकाबले काफ़ी कम पाई जाती थी। तो अब क्या हुआ है कि 4 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को एक विकल्प दिया है कि यदि वो चाहें तो एनपीएस में भी रह सकते हैं, और यदि वो चाहें तो ओपीएस भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार में क्या हुआ है कि लगभग 99% कर्मचारियों अधिकारियों ने ओपीएस को ऑप्ट कर लिया है। ओपीएस ऑप्ट करने के बाद हमारे कार्यालय द्वारा जिनको भी ओपीएस ऑप्ट जिसने कर लिया, उनसे भी कोई जीपीएफ खाता संख्या आवंटित करना जरूरी होता है। तो हमारे कार्यालय द्वारा लगभग 1,20,000 अभिदाताओं को, जो कि जिन्होंने एनपीएस से ओपीएस को ऑप्ट किया था, उन सभी को खाता संख्या आवंटित कर दिए गए हैं। और जैसे जैसे नए कर्मचारी सेवा में आ रहे हैं और जो ओपीएस ऑप्ट कर रहे हैं, उनको हम साथ साथ जीपीएफ खाता संख्या भी आवंटित करते जा रहे हैं। चंदेल साहब, जो एनपीएस कर्मचारी थे जिनकी एनपीएस में सब्सक्रिप्शन कटती थी, जैसा कि बेसिक पे से जो पैसा कटता था पेंशन के लिए, तो उस पैसे का क्या किया जा रहा है? क्या वो वापस गवर्नमेंट ले रही है या उनको वापस भेजा जा रहा है उनके खाते में? सर इस जहाँ तक इसकी बात, जो एनपीएस का पैसा जो कटता था सर, तो अक्टूबर 2010 के बाद हमारे महालेखाकार कार्यालय में वो कटौती नहीं आ रही थी। वो कटौती ट्रेजरी एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही थी और एनएसडीएल को लिए वो भेजी जा रही थी। तो इसमें क्या था कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एमओयू साइन हुआ था, जिसके आधार पे वो पेमेंट उनको करनी है। तो इसमें महालेखाकार कार्यालय का कोई भी रोल नहीं है। तो ये जो मामला है, ये केंद्र सरकार, एनएसडीएल और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच का है। जी, हम पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम ओपीएस और एनपीएस की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि लोग मर्ज कर रहे हैं एनपीएस से ओपीएस में, तो आप क्या देखते हैं कि किन चीज़ों में मतलब लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासकर जो अभी सेवानिवृत्त एनपीएस में सेवानिवृत्त हुए हैं? एनपीएस में जो ऑलरेडी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जी, उनमें उनकी पेंशन में क्या किस प्रकार से कोई फ़र्क आएगा? हाँ, उनमें से हमारे पास इस तरह के मामले जो एनपीएस से सेवानिवृत्त हो गए और उनको कुछ लाभ उस एनपीएस के अंतर्गत मिला है, तो उसमें नियमावली के अनुसार
उनको वो जो कुछ पैसा था वो डिपॉजिट करना था गवर्नमेंट रेवेन्यू में, और उसका जो चालान या उसका जो आशय था वो साथ लगा के हमारे कार्यालय में इस तरह के बहुत से मामले आए हैं। कोई तकरीबन इस तरह के 14,000 मामले रिवीजन उनको नई ओपीएस पेंशन के माध्यम से सेटल करने के बारे में था हमारे कार्यालय में जो प्राप्त हुए, और उनको हमने बहुत से मामलों को तकरीबन 8 से 10,000 मामलों का निपटान हम कर चुके हैं जी। इसमें ये इशू था, जो तो लोग बाद में सेवानिवृत्त होंगे उनका तो केस ओपीएस बेस पे होगा। कुछ लोग इस डेट के जो चंदेल साहब ने बताई 23 के ऑर्डर से पहले भी सेवानिवृत्त हो चुके थे, और वो क्वालिफाई करते थे कि उनको ओपीएस से बेनिफिट मिल जाए, तो उसके और उन्होंने एनपीएस से बेनिफिट मिला था उन्हें, तो उनको वो वाला पोर्शन जो था डिफाइन जो पोर्शन था वो उनको वो वाला जो था उनको गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा कराना था जो, और वो उन्होंने करवाया, और उसका साक्ष्य इस ऑफिस को कार्यालय को भेजा है, और उसे देखते हुए उनको भी पेंशन लगा दी गई है जी। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, हम देख रहे हैं हर चीज़ काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुकी है। एजी ऑफिस भी शायद इस चीज़ में काफ़ी आगे। हम देखते हैं ऐप्स होती हैं, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी अपने, चाहे जीपीएफ की हम बात करें या पेंशन की बात करें, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा आप हमें बताइए कि किस प्रकार से कोई ऐप्स हैं या कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप जाके अपने पेंशन या उससे रिलेटेड ग्रीवेंसेस आप डाल सकते हैं। हर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस ने आईटी सिस्टम को बहुत पहले से अडॉप्ट किया हुआ था जी। हमारा जो जीपीएफ वीएलसी हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि 2005 से लागू था इसमें, उसी के अंतर्गत हमारी जो भी जीपीएफ की सब्सक्रिप्शन है उसकी पोस्टिंग होती थी खातों में, वो हम उसी माध्यम से करते थे। और जीपीएफ की जो हमारी कैलकुलेशन है, जीपीएफ फाइनल पेमेंट की कैलकुलेशन, जो भी जीपीएफ की फाइनल पेमेंट की कैलकुलेशन है जो किसी भी अभिदाता के रिटायरमेंट के बाद उन्हें दी जाती है, और उसकी कैलकुलेशन भी हमारे सिस्टम द्वारा ही की जाती है जी। और इसके अलावा मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए अब हमारे कार्यालय ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, एनआईसी के साथ मिलकर, अब हमने क्या किया है कि उनके जो पेंशन मामले हैं, अदरवाइज जो मैनुअल आते थे जी, डाक के द्वारा आते थे, उनको भी आगामी 3-4 महीनों में उनको ऑनलाइन हमारे कार्यालय में प्राप्त हो, और यहाँ से भी डिजिटल अथॉरिटीज़ यानी कि उनका पीपीओ, ग्रेजुटी ऑर्डर्स, कम्यूटेशन और फाइनल पेमेंट अथॉरिटी भी हम डिजिटल अथॉरिटी उनको जो भेजें वो भी हमारे पोर्टल से उनको ई मोड पे ही जाए, ऑनलाइन जाए, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारा जो मैनुअल डाक सिस्टम है द्वारा वो डाटा वहाँ जाके फैच होता है और डाउनलोड करके या द्वारा क्रिएट करना पड़ता है, इससे वो हो जाएगा, और डाटा जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर्स सब्सक्राइबर पे और डीडीओ को कॉपी जो है वो सीधी ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वहाँ पर पहुँच जाएगी। इसके बारे में हमारी समय समय पर हिमाचल सरकार से, एनआईसी के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनसे, और जो हमारे सॉफ्टवेयर वेंडर हैं जिनको हमने ऑलरेडी ये कार्य करने के लिए ऑलरेडी उनको सप्लाई वर्क ऑर्डर दे दिया है, उनके द्वारा ये मीटिंग्स हो चुकी हैं। पर पवन जी, कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस ये हैं कि जैसा आप बता रहे हैं कि ऐप की हम बात करते हैं या साइट की हम बात करें, कई बार उसमें कुछ एरर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप उस पर वर्कआउट कर रहे हैं ताकि उसमें एरर ना हो, पर इन केस जो हमारे दर्शक अभी हमें देख रहे हैं और अगर उनकी कोई ऐसी ग्रीवेंसेस है तो क्या वो ईमेल या फ़ोन के माध्यम से भी आपके जो एजी ऑफिस है उसमें जुड़ सकते हैं वो? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई लोग मंडी में रिटायर हो रहे हैं, कोई ऊना में रिटायर हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है बात। हमारी वेबसाइट पे हमारे जितने भी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनका नाम है, मेरा भी नाम है जैसे उसमें, तो वो उनसे संपर्क में रहते हैं, और हमारे एजी ऑफिस की मेल है, और मेल से भी है, और इसके अलावा हमारा ग्रीवियंस सेल है जिसपे वो कंप्लेंट्स कर सकते हैं। और मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूँगा कि जैसे ओपीएस स्कीम इम्प्लीमेंट करने पे, और ये जो 2022 में हमने जो 7वां वेतन आयोग है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने पर, जो कि 2022 में ही, और 1/1/2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी मामले थे पेंशन के, उनका संशोधीकरण करना था, रिवीजन ऑफ पेंशन करनी थी, वो तकरीबन 48,000 के करीब मामले थे, और जिनको भी हमने लगभग सभी को निपटा दिया गया है, और बहुत ही अपहिल टास्क था हमारे ऑफिस के लिए भी। इसके अलावा प्री 2016 तो 2086 के बाद के मामले जो कि 1 लाख के करीब
जिनका संशोधन करना है अभी और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने भी उसमें कोई 30,000 के करीब ही चंदेल साहब मामले निपटाए हैं और भी मामले और आ रहे हैं। और इसके अलावा ओपीएस सिस्टम अडॉप्ट करने पर भी हमारे पास 14,000 मामले ऐसे वो भी आए हैं जी। हर्ष साहब, इसके अलावा आपके ध्यान में मैं ये लाना चाहूँगा, इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में हिमाचल सरकार में तकरीबन 8 से 10,000 ही कर्मचारी सेवानिवृत्त होते थे और साल के दौरान हमारे को ये 8 से 10,000 मामलों का ही निपटाना होता था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में ये बहुत ही ह्यूज हमारे पास बर्डन था, जिसमें महालेखा कार्यालय ने, हमारे उच्चतर अधिकारियों ने इसका पूरा नियोजन करते हुए हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा मॉडिफाई किया है और मैन पावर को भी थोड़ा बाकी सेक्शनों से वो किया है। कुछ कंसल्टेंट्स को भी लेके हमने अपने हेडक्वार्टर से बजट प्रोविजन लेते हुए इस मामले को यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास किया है। और मुझे आशा है कि आगामी 8 से 9 महीनों में ये जो हमारा जो एरियर्स चला हुआ है पेंशन का, रिवीजन का, उसको हम विधिवत निपटा लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कार्य एजी ऑफिस द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई आसान कार्य नहीं था जहाँ इतने सारे, और जब हम हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और जब वो एनपीएस से ओपीएस में स्विच करते हैं तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए हम आपकी सराहना करेंगे। मैं चंदेल साहब से ये जानना चाहूँगा, चंदेल साहब, डीडीओज़ का क्या रोल रहता है और आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से डीडीओ को क्या सलाह देना चाहेंगे कि पेंशन ना रुके जो सेवानिवृत्त होने वाला है कर्मचारी? सर, डीडीओ के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो जितने भी उनके पास कोई कर्मचारी है जो कि अगले 6 माह में रिटायर होने वाले हैं, उन सभी से संपर्क करके वो उन्हें कहे कि जो भी फॉर्म है उनको पूर्णतः भर कर भेजें। कई डीडीओ क्या करते हैं कि फॉर्म खाली भेज देते हैं, सिर्फ साइन किए, स्टैंप लगाए और भेज दिए। तो डीडीओ से आग्रह रहेगा कि जब भी वो पेंशन के मामले भेजते हैं, वो चाहे फॉर्म 1, फॉर्म 3, फॉर्म 5 और फॉर्म 7 जो में मुख्य रूप से होते हैं, उन पर जितने भी कॉलम दिए गए उन सभी कॉलम को पूरा भरे और उनके जो सेवा काल वगैरह है, वो सर्विस वगैरह, उसकी पूरी वेरिफिकेशन करें। क्योंकि सर्विस अगर वेरिफिकेशन नहीं होगी, पूरी सर्विस वेरिफिकेशन पूरी नहीं होगी उसके सेवा काल की, तो फिर उसमें ऑब्जेक्शन लग के केस वापस भेजना पड़ेगा। और जैसे ही केस वापस भेजते हैं तो उस कॉरेस्पॉन्डेंस में और केस के आने जाने में बहुत समय व्यतीत हो जाता है। तो इसलिए डीडीओ से यही निवेदन है कि जब भी वो जीपीएफ के लिए फाइनल पेमेंट के लिए केस भेजते हैं तो जीपीएफ का लाइव केस के लिए आता है फॉर्म 1 और डेथ केस के लिए आता है फॉर्म 2। तो उसमें जितने भी कॉलम है उन सभी को भरकर वो भेजे। और डेथ केस में जहाँ तक संभव हो तो नॉमिनेशन, क्योंकि उनके पास पड़ी रहती है, तो वो भी केस के साथ में ही वो साथ में भेज दें। जी, नॉमिनेशन का आपने जिक्र किया चंदेल साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, पवन जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि नॉमिनेशन का क्या रोल रहता है। और कई बार जैसा आप बता ही रहे हैं कि लोग नॉमिनेशन नहीं करते या फिर नॉमिनेशन अगर चेंज करना चाहें तो क्या उसके लिए भी कोई रूल है जीपीएफ और पेंशन दोनों में? सर, जहाँ तक जीपीएफ की बात है, तो जब भी हम किसी अभिदाता को, किसी कर्मचारी को खाता संख्या आवंटित करते हैं तो उसी समय उससे 2 फॉर्म हम भर के ले लेते हैं। एक में उसका डाटा होता है जिसके आधार पर उसको खाता संख्या आवंटित करते हैं और दूसरा एक फॉर्म होता है फॉर्म 5(3) जो नॉमिनेशन के लिए फॉर्म होता है। तो नॉमिनेशन में क्या होता है कि खाता संख्या आवंटित करने के साथ ही हम नॉमिनेशन फॉर्म से ले लेते हैं, जिसमें अभिदाता की अपनी, अगर उसकी सामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसका जीपीएफ में जमा राशि वो किसी देना चाहता है तो उसको उसमें वो भरकर वो भेज देता है। और जब भी वो, अब इसमें विशेष बात ये कि जब भी कोई कर्मचारी यदि वो अविवाहित है और उसने नॉमिनेशन भर के दिया हुआ है, तो जैसे उसकी मैरिज हो जाती है तो उसको नॉमिनेशन उसको रिवाइज करना जरूरी होता है। क्योंकि जो उसने अविवाहित होते हुए नॉमिनेशन भरा है तो विवाह होने के बाद ही वो तुरंत ही वो इनवैलिड हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि जो भी जिसने भी नॉमिनेशन अविवाहित रूप में भरा है तो विवाहित होने के बाद वो नॉमिनेशन अवश्य रिवाइज करे। और नॉमिनेशन रिवाइज करने में कोई विशेष मुश्किल नहीं है। वही फॉर्म नॉमिनेशन का जो 5(3) फॉर्म है उससे 2 प्रतियों में भरना है, उसमें अपना अकाउंट नंबर लिखना है और डीडीओ के माध्यम से उसे महालेखा कार्यालय को भेज देना है। और महालेखा कार्यालय उसमें एक प्रति अपने कार्यालय में रखेगा सुरक्षित और दूसरी प्रति डीडीओ को अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने के लिए वापस कर देगा। तो नॉमिनेशन भी क्या हम काफ़ी बार चेंज कर सकते हैं या सिर्फ वन टाइम आपको नॉमिनेशन चेंज करने के लिए? नहीं सर, नॉमिनेशन कोई भी अभिदाता जब भी उसे लगता है कि मैंने जिसको नॉमिनेट किया मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ या उसके परिवार में कोई न्यास दस्य आ जाता है या उसे और भी कोई उसकी जो भी वो चाहता है, तो नॉमिनेशन उसकी अपनी इच्छा है, जीपीएफ के लिए उसकी अपनी इच्छा है, वो जब चाहे नॉमिनेशन रिवाइज कर सकता है। जी बिल्कुल। हर साहब आपके मैं ध्यान में लाना चाहूँगा, सबसे पहले अगर कोई भी कर्मी है जिसने जीपीएफ सब्सक्रिप्शन कराई है, अगर वो अविवाहित है तो नेचुरली वो अपने पेरेंट्स के फेवर में नॉमिनेट करता है। जी। जैसे ही वो उसकी बिल्कुल शादी होती है, देन ही मेक द नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ हिज स्पाउस, दैट इज हिज वाइफ। तो अपनी पत्नी के
बिल्कुल। नॉमिनेशन, जैसा कि आप कह रहे हैं पवन जी, नॉमिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चंदेल साहब ने भी यही कहा, पर क्या करें, समय का अभाव हमेशा हमारे कार्यक्रम में रहता है। पवन जी और चंदेल साहब जी, आप एजी ऑफिस हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में आए और आपने जीपीएफ और पेंशन धारकों की क्या क्या समस्याएं हैं ज़रूर उनका निदान किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हर्ष जी। तो दर्शकों, आज के जनवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।